हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक ब्रेन ऑफ फ्रॉग। तो आज हम फ्रॉग के ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ये हो जाएगी ब्रेन की पोजीशन, कि कौन से पोजीशन पर ब्रेन प्रेजेंट होता है फ्रॉग के अंदर। ये हो जाती है इनकी दो आईज, और ये वाली जो दो नर्व्स होती हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी ट्रैक बोलते हैं, ये चली जाती है इनके नेज़ल चैम्बर्स के अंदर। सो इतना हमारा पार्ट्स क्लियर हो चुका, डन हो चुका। तो हम सबसे पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ब्रेन का जो इंट्रोडक्शन होता है, व्हाट इज़ ब्रेन, ब्रेन होता क्या है। तो ब्रेन हम बोल सकते हैं ये पूरे बॉडी का जो होता है वो ऑनर ऑर्गन होता है। ऑनर मीन्स कि मालिक वाला ऑर्गन होता है। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है और उसको रेगुलेट करता है, और उसी के साथ में ये जो होता है वो प्लेस होता है कॉन्शियसनेस का और रिमेम्बरेंस का। हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर चेतना को लाता है, स्मृति को लाता है, मेमोरीज़ को डेवलप करता है, थॉट्स को बनाता है, इमोशंस को एक्सेप्ट करता है और कंडोलेंसेस करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ये हमारी क्रेनियल कैविटी जो खोपड़ी के अंदर होती है, कपाल, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, एकदम सुरक्षित होता है। इस ब्रेन के चारों ओर भी कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस, और ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ब्रेन के अंदर। और ब्रेन एट लास्ट में सबसे मेजर ऑर्गन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। किसका होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये ब्रेन और इसके नीचे भी स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने डिनोट करके रखा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है ब्रेन। ये ब्रेन और नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के पास भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं। तो वो इन नर्व्स के थ्रू संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। हम बोल सकते हैं कंडोलेंसेस को एक्सेप्ट करती हैं, उनको फील करती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये हमारा ब्रेन का छोटा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन इज़ अ मेजर ऑर्गन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ब्रेन ऑफ फ्रॉग जो होता है वो थोड़ा सा लंबा वाला पार्ट होगा और थोड़ा सा चपटा भी हो सकता है, और ये पूरे वाइट कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर से डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है, ताकि अलग अलग स्ट्रक्चर जो हो सके वो हमें क्लियरली दिखाई दे। तो ये होता है हमारा वाइट कलर का। ओके, तो ये प्रेजेंट होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर, जो कि खोपड़ी के अंदर होती है। क्रेनियल कपाल के अंदर होता है क्रेनियल कैविटी, और उसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। ये हो जाती है इसकी पोजीशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ह्यूमन बींग्स के ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने हमेशा ही ह्यूमन बींग्स ऐसा ब्रेन देखा है। हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ इसी टाइप का ब्रेन होता है। हमारे ब्रेन के अंदर 3 मेजर हमें जो होते हैं स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है वो हो जाता है हमारा सेरिब्रम, और ये सबसे लार्ज वाला पार्ट होता है। और बीच वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो सेरिब्रम होता है वो 2 होते हैं, ये भी हो जाएगा सेरिब्रम और ये वाला सेरिब्रम। ठीक है, तो इन दोनों ही पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और इनको हिंदी में बोलते हैं सेरिब्रल गोलार्ध। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है वो अटैच होता है कंजक्टिव टिश्यू से, और उसका नाम है हमारा कॉर्पस कैलोसम। और एक और हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको हमने बोला सेरिबेलम। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो होता है वो मिड वाले ब्रेन से, पोन्स वाले पार्ट से और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से बना होता है ब्रेन स्टेम। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें इतनी सारी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, लेकिन फ्रॉग के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है, और उनकी शेप साइज़ भी डिफरेंट होता है, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमने देखा कि जो ब्रेन स्टेम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है पूरे ब्रेन को।
तो इसमें हेल्प कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमें प्रेजेंट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर हम फ्रॉग के ब्रेन की अगर बात करें तो फ्रॉग के ब्रेन के अंदर भी ये सभी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि हम फ्रॉग का ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग में हमें दिखाई देगा फ्रॉग का जो ब्रेन होता है वो एम्ब्रियो वाले पार्ट के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। जब फ्रॉग एम्ब्रियो के अंदर होता है तब एम्ब्रियो ब्रेन जो होता है वो एडल्ट ब्रेन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एम्ब्रियो ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमारा एडल्ट वाला ब्रेन है। तो एम्ब्रियो ब्रेन के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के उनको बोलते हैं प्रोजेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन एंड एट लास्ट में रोम्बेनसिफेलॉन। और जब ये एडल्ट फॉर्म में आ जाता है फ्रॉग तो ब्रेन के 3 पार्ट्स हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर हमारे क्या आते हैं, अग्र मस्तिष्क के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स आती हैं और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और सबसे लास्ट में जो वाइट कलर का हमें दिखाई दे रहा है डायनसिफेलॉन। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं जो हमारे फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। मिड ब्रेन के अंदर हमारे ओनली फॉर ऑप्टिक लोब्स आती हैं और हिंड ब्रेन के अंदर हमारे पास सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आता है। तो ये हो जाता है हमारा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, फिर ऑप्टिक लोब्स वाला हो जाता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और उसके एट लास्ट में हो जाता है हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स आती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स आती हैं, और ये जो लोब्स होती हैं इनको हम बोलते हैं ग्रांड पेशिया, और ये ग्रांड पेशिया ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू चली जाती हैं नेज़ल चैम्बर के अंदर। जो नोज़ होता है उस नोज़ के एवरी अपर्चर को बोलते हैं नेज़ल चैम्बर के अंदर चली जाती हैं। तो ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो अटैच रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई फॉर्म के अंदर होती हैं, और इन्हीं से ना 2 ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट निकल करके नेज़ल चैम्बर में जाती हैं और वहाँ से ये स्मेल को डिटेक्ट करती हैं। क्या करती है, स्मेल को डिटेक्ट करती हैं ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन है क्या, ब्रेन जो होता है वो सभी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है, स्मेल, आइज़ वगैरह इनसे। तो ये स्मेल्स की जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक हो गई वो स्मेल्स को डिटेक्ट करती है नेज़ल चेम्बर में जाकर। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होती है वो जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। तो मैंने बताया था हेमिस्फीयर क्या होता है, ये वाला माइंड और ये वाला माइंड जब दोनों को जुड़ जाता है ये पूरा तो होता है सेरिब्रम, लेकिन जब ईच पार्ट होता है राइट और लेफ़्ट वाला, तो जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं किसी के भी थ्रू तो इन पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो पार्ट जुड़ जाते हैं वो जुड़ते हैं कमिश्यर के थ्रू, संधानियाँ होती हैं, इन संधानियों के थ्रू ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो ये हो जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट और लेफ़्ट, ठीक है। और उसके बाद हो जाते हैं हमारे पास डायनसिफेलॉन। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है और रोम्बॉइड शेप में होता है। इसका शेप कैसा होता है, असमचतुर्भुजीय शेप। तो डायनसिफेलॉन जो होता है वो रोम्बॉइड शेप का होता है। इसके जो डोर्सल वाले पार्ट पर हमें क्या दिखाई देती है, पीनियल बॉडी दिखाई देती है, और इसी के वेंट्रल वाले पार्ट पर हमें दिखाई देता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है वो ये हो जाता है हमारा डोर्सल वाला पार्ट, कि हमें डोर्सल से मेंढक का ब्रेन कैसा दिखाई देगा, और वेंट्रल वाले पार्ट्स जब ये ऐसा था तो कैसा दिखाई देगा, और जब ये ऐसा हो जाएगा तो ये हमें कैसा दिखाई देगा। तो डायनसिफेलॉन के डोर्सल वाले पार्ट पर होते हैं पीनियल बॉडी और उसके वेंट्रल वाले पोजीशन पर होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी के बाद हमारे आती है ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स के अंदर नर्व्स जाती हैं आइज़ के थ्रू और वहाँ से कनेक्ट करती हैं, यहीं से ये नर्व्स जाती हैं आइज़ के अंदर और ये कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास, तो ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन हो जाता है, और जो डायनसिफेलॉन की जो यहाँ और यहाँ वाली जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होती हैं, वो ऑप्टिक थैलेमाई से ही बनी होती हैं। डायनसिफेलॉन का ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर बहुत ही पतली होती है।
अब हम हिंड ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हिंड ब्रेन सेरिबेलम से बना हुआ होता है। मेंढक के अंदर सेरिबेलम इतना डेवलप नहीं होता है, क्योंकि सेरिबेलम का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना, बैलेंस करना बॉडी को। लेकिन मेंढक का शेप ही ऐसा होता है, इसकी लेंथ कम होती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये ऑलरेडी जो होता है वो बैलेंस फॉर्म के अंदर ही पाया जाता है। तो इसीलिए इनमें सेरिबेलम जो होता है वो इतना विकसित नहीं होता, ओनली हॉरिजॉन्टल बल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। एक अनुप्रस्थ उभार के रूप में हमें ये दिखाई देता है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये हो जाता है हमारा सेरिबेलम। और उसके बाद जो ये ब्लू वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और ये क्या करेगा, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। ये यहाँ से भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हमें वाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारे वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है। तो ब्रेन के अंदर कुछ खाली स्पेस भी होता है, इन खाली स्पेस को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये हमारा हो गया डोर्सल वाला पार्ट। और जैसे ही हम ब्रेन का वेंट्रल वाला पार्ट देखेंगे तो हमें जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे उन्हीं पर सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम। और ये कॉर्पस स्ट्राइएटम नर्व्स की बनी होती हैं। इनमें जो होता है वो वाइटिश पीथ प्रेजेंट होता है। और ये एंटीरियर कमिश्योर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो कॉर्पस स्ट्राइएटम होते हैं ये भी जो होते हैं वो एंटीरियर कमिश्योर से जुड़े होते हैं। कमिश्योर क्या होते हैं, ये कंजक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं। हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा था कॉर्पस कैलोसम जो कि हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करते हैं। तो फ्रॉग के ब्रेन के अंदर होते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम जो इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, ताकि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरी हेमिस्फीयर में ट्रांसफ़र हो सके, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद जो हमारे डायनसेफेलॉन आता है, इसके डोर्सल वाले पार्ट पर पीनियल बॉडी आ जाती है। और जो वेंट्रल वाला पोजीशन होता है, जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है, वहाँ पर हमें एक पिट्यूटरी बॉडी या पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई देती है। यानी कि डायनसेफेलॉन के वेंट्रल वाले पोजीशन पर हमें इनफंडिबुलस, ये जो वाइट कलर का डबल जो हमें दिखाई दे रहा है इनफंडिबुलस, और इसी के शिखर पर, इसी के टॉप वाले रीजन पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और ये पीयूष ग्रंथि है। और ये जो पिंक वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये हो जाते हैं ऑप्टिक लोब्स, और इन ऑप्टिक लोब से एक ऑप्टिक नर्व्स का काइज़्मा दिखाई देता है। काइज़्मा क्या होता है, क्रॉस वाला स्ट्रक्चर। तो ये ऑप्टिक लोब्स और ये ऑप्टिक लोब्स, यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व्स निकली और यहाँ से भी एक ऑप्टिक नर्व्स निकली और इन दोनों ने ही क्रॉस कर दिया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती हैं वो हमारे ऑप्टिक जो होती हैं लोब्स के थ्रू दिखाई देती है। ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं इन्हीं लोब्स से जनरेट होती हैं और ये ऊपर की तरफ जाकर क्रॉस वाली स्ट्रक्चर बना देती हैं और फिर यहाँ से ना आइज़ के अंदर अटैच रहती है और वहाँ से ये देखने का काम करती है। तो इन्हीं के नीचे जो होता है, इस काइज़्मा के नीचे ही हमें इनफंडिबुलस की स्ट्रक्चर दिखाई देगी और इस इनफंडिबुलस के टॉप वाले रीजन पे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड और ये मास्टर ग्लैंड होती है। और इसके नीचे फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से जो हमें ये ब्लू ब्लू जो पोर्शन दिख रहा है ये हो जाती है नर्व्स। जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हो जाती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और इन सारी नर्व्स का भी डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो ये वाला जो बीच में जो हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम मैंने लिख रखा है एब्ड्यूसेंस नर्व्स। बाकी ये सारी प्राइमरी सेकेंडरी नर्व्स होती हैं और ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो जोड़ देता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को। तो इतना हमारा पार्ट क्लियर हो चुका है। ये जो बीच वाला दिख रहा है ये फोसा है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एक फोसा है, एक खाँच है।
और यहाँ से हमारी ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक्ट होती है वो चली जाती है नेज़ल चैम्बर के अंदर। तो आई होप आपको ये जो एक्सटर्नल जो व्यू है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ब्रेन की, वो क्लियर हो चुकी होगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्फैक्टरी लोब, ये एक दूसरे से अटैच रहती हैं। फिर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उसके बाद डायनसेफेलॉन, उसके बाद ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। डायनसेफेलॉन के डोर्सल पे होता है पीनियल बॉडी और इसके वेंट्रल वाले पोर्शन पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऑप्टिक लोब्स के अंदर वेंट्रल वाले पोजीशन में एक ऑप्टिक काइज़्मा निकलता है। काइज़्मा क्रॉस स्ट्रक्चर होती है नर्व्स की। तो अब हम इन सभी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि फंक्शंस क्या करते हैं। जो ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं, ये हमारा नोट्स फॉर्म है, हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो ये इनका पोर्शन हो जाएगा। डायनसेफेलॉन के डोर्सल वाले पार्ट में होती है पीनियल बॉडी और वेंट्रल वाले पार्ट में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये हमारा हो गया नोट्स फॉर्म। तो अभी ईच फंक्शंस या फिर जो ब्रेन का जो पार्ट है, वो सभी जो पार्ट है ब्रेन के, वो क्या फंक्शंस करते हैं, उनके फंक्शंस को हम देखेंगे। तो उनके फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये करते हैं स्मेल को डिटेक्ट करती हैं, स्मेल को पता करती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर तो काम करता है इमोशन का, नॉलेज का, फीलिंग्स का, लैंग्वेज, लर्निंग प्रोसेस, इन सभी चीज़ों के बारे में सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है इन सभी के लिए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉग के अंदर, तो फ्रॉग के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर काम करते हैं रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट के हिसाब से ये रेस्पॉन्ड करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या चाहता है, इन्वायरमेंट उनको करने के लिए क्या कहता है। जैसा इन्वायरमेंट होता है ये अपना रेस्पॉन्स करती हैं। और ये किसके थ्रू करती हैं, हेल्प ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, इनको केवल डर लगता है और ये अपने बचाव के लिए फिर से रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये किसकी हेल्प से होगा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। फिर अगर हम बात करें डायनसेफेलॉन की, तो डायनसेफेलॉन के डोर्सल पर पीनियल बॉडी होती है। तो पीनियल बॉडी जो क्या काम करती हैं, ये फोटो रिसेप्टर होती हैं। इसका अभी तक कोई मेन फंक्शन नहीं पता, लेकिन मेन फंक्शन इनका ज्ञात नहीं है। लेकिन जो पीनियल बॉडी होती हैं ये फोटो रिसेप्टर होती हैं, ये थर्ड आई होती हैं, हम बोल सकते ये प्रकाश को एक्सेप्ट करती हैं, लाइट को एक्सेप्ट करती हैं, फोटो रिसेप्टर का काम करती हैं। और ये जो स्लीपिंग पैटर्न होता है इसको भी कंट्रोल करके रखती हैं। और जो वेंट्रल वाले पोर्शन के अंदर हमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई देती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती हैं। तो ये जो दूसरी जो ग्लैंड्स होगी, इन दूसरी ग्लैंड्स जो होती है वो कितना हार्मोन्स रिलीज़ करती है, उन सभी को ये कंट्रोल में करती हैं। इसीलिए इनको मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कितना हार्मोन्स देंगे, कौन सा हार्मोन्स सिक्रेट करेंगे, उनका ये कंट्रोल करती हैं। तो इनको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है और ये दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखती हैं। फिर ऑप्टिक लोब्स क्या काम करती है, विज़न का काम करती है, देखने का काम करती हैं। सेरिबेलम जो होता है वो करता है कोऑर्डिनेशन का, बैलेंस का, और इनके अंदर सेरिबेलम इतना विकसित नहीं होता है। जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है, ये कनेक्ट करके रखता है ब्रेन को विद द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो जाते हैं हमारे फंक्शंस एवरी पार्ट के। तो ये इनको जोड़ने का काम करता है। तो ब्रेन वॉलंटरी एक्टिविटीज़ और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ दोनों का ही कंट्रोलर पार्ट होता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के अंदर ये अपने
जो कंट्रोल के अंदर होती है उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेरिबेलम। तो सेरिबेलम मसल्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि चलना, फिरना, कूदना। तो ये काम करता है कोऑर्डिनेशन का, बैलेंस का। ये काम हो जाता है वॉलंटरी एक्टिविटीज़, और ये काम करता है सेरिबेलम। और जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये काम करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये इन वॉलंटरीज एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, हार्ट बीट को, एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को। तो ये हमारा हो जाता है ब्रेन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस। अब हम ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेस होता है, ये डोर्सल और ये वेंट्रल, इन दोनों के बीच में ना कुछ खाली स्पेस होता है, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिक्युलरी सिस्टम। तो ब्रेन के अंदर वेंट्रिक्युलरी सिस्टम भी पाया जाता है। तो ये हो जाता है हमारे ब्रेन का वेंट्रिक्युलरी सिस्टम। तो ये जो वेंट्रिक्युलरी सिस्टम होता है, ये देखो, ये खाली स्पेस पाए जाते हैं। जो वाइटिश मैंने दिखाया है ये पूरा खाली स्पेस है। और इन्हीं खाली स्पेस जो होती हैं इनके अंदर एक फ्लूइड आता है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो उसको पढ़ने से पहले हमें वेंट्रिकुलर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। तो मेंढक के ब्रेन में वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है वो 4th वेंट्रिकल से बना होता है। ये जो ऑल्फैक्टरी जो लोब्स होते हैं, इन ऑल्फैक्टरी लोब्स से निकलती हैं ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स। इनके अंदर होती है ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स। उसके बाद ये होती हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो वेंट्रिकल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स मतलब खाली स्पेस, तो उनको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। और ये जो थर्ड वाली होती हैं इनको हम बोलते हैं डायोसील। और ये डायनसिफेलॉन के अंदर होती हैं ये वाली वेंट्रिकल्स। और उसके बाद जो 4th वाली वेंट्रिकल्स है वो हो जाते हैं मेटासील। ये ट्राइएंगुलर शेप के अंदर हमें दिखाई देती हैं। और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की वेंट्रिकल्स हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर ये हमें वेंट्रिकल्स दिखाई देती हैं। तो वेंट्रिक्युलर सिस्टम के अंदर 4th वेंट्रिकल होती हैं ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, डायोसील वेंट्रिकल और मेटासील वेंट्रिकल। ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स को हम राइनोसील भी बोलते हैं और लेटरल वेंट्रिकल्स को हम पैरासील भी बोलते हैं। तो इनमें मेन 4 टाइप्स की वेंट्रिकल्स होती हैं। खाली स्पेस होता है, एकदम बोल सकते हैं नहरों की तरह। नहरों से पानी कैसे आता है, बिल्कुल उसी तरह से इन वेंट्रिकल्स में एक फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है। तो ये फ्लूइड अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी या फिर लेटरल जो वेंट्रिकल्स हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होती हैं, और ये जो डायोसील जो वेंट्रिकल हैं डायनसिफेलॉन के अंदर ये वेंट्रिकल्स होती हैं। तो ये दोनों ही एक छेद होता है फोरामेन ऑफ मोनरो, इनके थ्रू कनेक्ट होती है ये 3rd वाली वेंट्रिकल्स। और फिर यहाँ से ये फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है। और ये 4th वेंट्रिकल हमारी ये हैं और 3rd वेंट्रिकल ये हैं। तो ये हो जाती है ऑप्टोसील कैविटी जो ऑप्टिक लोब्स के अंदर होती हैं, ऑप्टोसील कैविटी ये। और ये जो आइटर या फिर हम बोल सकते हैं एक्वाडेंट ऑफ सिल्वियस, तो ये आइटर जो होता है ये कोई कैविटी नहीं होती, ये केवल इसको हेल्प करती है एक ब्रिज के फॉर्म के अंदर 3rd वेंट्रिकल्स को जोड़ती हैं आइटर 4th वेंट्रिकल से। ये एक सेतु की तरह काम करती है, ब्रिज की तरह काम करती हैं। और इसी आइटर के अंदर ये ऑप्टोसिल कैविटी भी खुल जाती हैं। तो ये ट्रू वेंट्रिकल्स नहीं होती, ये एक संकरा पार्ट होता है जो कि जोड़ने का काम करता है 3rd वेंट्रिकल्स को 4th वेंट्रिकल्स के अंदर। तो मेटासिल हमारी 4th वेंट्रिकल्स हैं। तो ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम हो जाता है। तो इन्हीं लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ कोरॉइड फ्लेक्सस जैसे स्ट्रक्चर जो होती हैं वो इनर वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। और मेटासील जो कैविटी है यहाँ पर, मेटासील जो वेंट्रिकल है इनके भी इनर वाले पोर्शन के अंदर कोरॉइड फ्लेक्सस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो ये दोनों जो होती हैं वो यहाँ पे और लेटरल वेंट्रिकल्स दोनों पे प्रेजेंट होती हैं। और ये कोरॉइड फ्लेक्सस बनता किससे है, ये ब्लड कैपिलरीज से और एपेंडाइमल स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं उनसे बना होता है। तो ब्लड कैपिलरीज को हम बोल सकते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ब्लड कैपिलरीज के अंदर वाली जो
सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स, और एपेंडामल सेल्स हो जाती हैं एपिथेलियम में, जो उसको कवर करके रखती हैं। तो कोरॉइड फ्लेक्सस इन 2 टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये वाली जो हमें दिखाई दे रही है हो जाती है कोरॉइड फ्लेक्सस, और ये प्रेजेंट होती हैं इन वेंट्रिकल्स वाले पोर्शन के अंदर। तो जब ये इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं तो कोरॉइड फ्लेक्सस जो होते हैं वो 2 फंक्शंस करते हैं। ये 2 काम करते हैं। तो फर्स्ट काम तो ये हो जाता है कि ये एक फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं, और यहाँ से ये फ्लूइड सभी वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी चला जाता है। और जो ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजस, इन मेनिंजस के अंदर भी ये चला जाता है, और यहाँ से इन मेम्ब्रेन्स की जो खाली स्पेस होता है उनके अंदर भी फ्लो करता है। तो ये अंदर और ब्रेन के बाहर ये वाला जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, और ब्रेन को शॉकिंग रिएक्शन से बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इतना हमें क्लियर हो चुका। तो कोरॉइड फ्लेक्सस की स्ट्रक्चर ये हो जाती है, जो रेड वाला हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हमारा ब्लड कैपिलरीज, और इनके आउटर में हमें दिखाई दे रही है एंडोथेलियल सेल, और ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारा खाली स्पेस हो जाता है। और ये जो हमें बाहर जो आउटर सेल्स दिखाई दे रही इनको हम बोलेंगे एपिथेलियमी सेल्स। तो जो ब्लड के बाहर जो हमें दिखाई दे रही है इनको हम बोलेंगे एंडोथेलियली सेल, ये वाली। और जो यहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलेंगे एपिथेलियमी सेल्स, और ये एपिथेलियमी सेल्स अपेंडामल्स टिश्यू को बनाती हैं। तो इनके बाहर ना सीलिएटेड स्ट्रक्चर होती है, इन सेल्स के आउटर में सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ये जो कॉन्जॉइंट फॉर्म के अंदर हम इनको बोलते हैं कोरॉइड फ्लेक्सस। तो ये स्ट्रक्चर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इस फ्लूइड को सिक्रेट करती हैं। और दूसरा काम करती हैं कि ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल बैरियर का काम करती हैं। जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं इन टॉक्सिक पदार्थ को इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाने से रोकती हैं, लेकिन ब्लड का फिल्ट्रेशन करके ब्लड से वाटर को और सॉल्ट को आयनिक पाथवे के थ्रू सप्लाई कर देती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अब ये फ्लूइड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ये फ्लूइड जो होता है पूरा नर्वस सिस्टम का जो कचरा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल को ये बाहर निकालने का काम करता है और पूरे नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन देता है, न्यूरिशमेंट का काम करता है। और उसी के साथ साथ ये मेनिंजस के अंदर फ्लो करता है। जो ब्रेन के जो आउटर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उस लेयर के अंदर फ्लो करता है और शॉकिंग रिएक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके 3 मेजर काम हो गए। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के न्यूरिशमेंट देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये ब्रेन से होता हुआ यहाँ से होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड के कचरे को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसके अंदर न्यूरिशमेंट देता है और मेनिंजस के थ्रू ये ब्रेन के बाहर के लेयर के अंदर भी फ्लो करता है और वेंट्रिकल्स के थ्रू ये अंदर भी फ्लो करता है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो कोरॉइड फ्लेक्सस जो होता है वो एक अलग टाइप का टिश्यू होता है जो कि 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर के बना होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बना देते हैं। तो ये कोरॉइड फ्लेक्सस एक कॉन्जॉइंट टिश्यू होता है और ये वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इनका मेन फंक्शन होता है कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट करता है जो कि फ्लो करने का काम करती हैं और बैरियर का काम करती हैं। बैरियर मीन्स की बाधा देती हैं किनके अंदर? जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ हो जाते हैं वो टॉक्सिक पदार्थ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ना मिले, ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम डेवलप करता जाए, ग्रोथ करता जाए और वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए ये ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड के अंदर भेजने से रोकने का काम करती हैं। अगर हम जूम वाला इसका सेक्शन देखें तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। तो ये ब्लड से टॉक्सिक पदार्थ को कैसे रोकने का काम करती है? ये वाली जो सेल्स होती हैं एंडोथेलियम, ये लूजली अरेंज होती हैं, तो यहाँ से ना लीकेज होके ब्लड चला जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ बैरियर
बैरियर्स होते हैं, कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं। इन बैरियर्स को हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस होते हैं, और ये यहाँ से ब्लड को नहीं जाने देते, आगे पाथवे के अंदर फ्लो नहीं करने देते, और यहाँ से ये ब्लड रुक जाता है यहाँ सभी के अंदर। और यहाँ पे जो होते हैं वो फिर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उनके अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लड से वाटर और सॉल्ट किस में चला जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। तो ये कैसे जाएगा, तो ब्लड डायरेक्टली फ्लो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइट जंक्शन है। तो ब्लड जो होता है इन सेल्स के अंदर आ करके यहाँ पे कुछ आयनिक पाथवे को क्रिएट करता है, और यहाँ से फिर वाटर ब्लड के अंदर आ जाने के बाद, ब्लड यहाँ पर आ जाने के बाद ब्लड में फिल्ट्रेशन होता है, और वाटर को और सॉल्ट को ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर डाल देता है, और यहाँ से ये टाइट जंक्शंस के थ्रू टॉक्सिक पदार्थ को इनमें से मिलने से रोक देता है। तो ये बैरियर का भी काम करता है। कॉरॉइड फ्लेक्सस क्या काम करते हैं, मेन फंक्शंस इनके होते हैं प्रोड्यूस या फिर फॉर्मेशन करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSF बोलते हैं। और दूसरा फंक्शन होता है कि ये ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर का काम करता है। ब्लड से जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो उन टॉक्सिक पदार्थों को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर मिलने से रोकने का काम करते हैं। किसकी हेल्प से करेंगे, हेल्प ऑफ टाइट जंक्शन। और ये कौन से सेल्स के अंदर होगी, ये एपिथेलियमी सेल्स के अंदर होगी, और ये सेल सीलिएटेड होती हैं। तो ये हो जाता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एंड अच्छे से फंक्शंस करने के लिए, और नर्वस सिस्टम को न्यूरिशमेंट देने के लिए। तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस ये होते हैं। अब हमने कॉरॉइड फ्लेक्सस के फंक्शंस पढ़ लिए कि ये इस फ्लूइड को सिक्रेट करता है और बैरियर का काम करता है। तो उसी के साथ में अब ये फ्लूइड जो होता है उसका मेन रोल क्या होता है, ये पूरे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो खाली स्पेस होते हैं, इनके अंदर ये फ्लो करते हैं, और फ्लो करके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाते हैं, और यहीं से फिर किसके अंदर जाते हैं, जो मेनिंजेस होती हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं ब्रेन के बाहर, उन ब्रेन के बाहर ये हो जाती है प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये ब्रेन और इनके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उनको बोलते हैं पायामेटर, और जो बाहर वाली होती है उनको बोलते हैं ड्यूरामेटर, और जो इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। तो इसी स्पेस के अंदर मेटासेल वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड आ जाने के बाद में ये फ्लूइड यहाँ से चला जाता है मेनिंजस की लेयर्स के अंदर, और मेनिंजस की लेयर्स के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होता है, और इस स्पेस को फील करने का काम करती है, और इस स्पेस के अंदर चली जाती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर जाने के बाद ये पूरे जो आउटर जो ब्रेन के बाहर होती है उस पूरे के अंदर भी घूम जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं ब्रेन के अंदर भी ये फ्लूइड होता है, और मेनिंजस लेयर के थ्रू ये बाहर भी फ्लूइड फ्लो करता है। तो शॉकिंग रिएक्शन से इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और क्या काम करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम कर देगा, हाइड्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन शॉकिंग रिएक्शन से, ताकि ब्रेन कहीं से मतलब टक्कर खाए तो भी ब्रेन को कुछ ना हो। एक लिक्विड होता है, और ये लिक्विड होता है ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसी के साथ में नरिशमेंट देने का काम करता है, नर्वस सिस्टम टिश्यू को न्यूरिशमेंट देता है, और जो वेस्ट को रिमूव करता है, कचरे को बाहर निकालने का काम करता है। कौन से कचरे को बाहर निकालता है, जो सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म से जो कचरा आता है उनको बाहर निकालने का काम करता है। फंक्शंस किसके हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। और ये फ्लूइड किसके अंदर फ्लो करता है, सभी वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करता है, और मेटासेल वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाने के बाद ये मेनिंजस से अटैच हो जाता है, और मेनिंजस की जो सबड्यूरल स्पेस है उनके अंदर भी चला जाता है, और पूरा राउंड मतलब कि ब्रेन के चारों ओर ये प्रेजेंट होती है मेनिंजस। ये मेनिंजस हो जाती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिन टफ फाइब्रस टू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये सराउंडेड होती है, ब्रेन के चारों ओर होती हैं। तो ये ब्रेन के चारों ओर इनर वाली पायामेटर और जो ड्यूरामेटर होती है वो आउटर लेयर होती है। इन दोनों के बीच में सब ड्यूरल स्पेस होता है, और इस स्पेस के अंदर यहाँ पर आ जाने के बाद में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड
पायामीटर और ड्यूरामीटर की जो बीच की जगह है सब ड्यूरल स्पेस यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पर चले जाने के बाद ये पूरे मेनिंजस के अंदर घूमता है, पूरे मेम्ब्रेन्स के अंदर घूमता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम भी हो गया, ये इनके फंक्शंस हो गए। तो आई होप आपको ब्रेन जो है वो समझ में आ गया होगा मेंढक का। सो थैंक यू।